नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 149 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप अपने वार्षिक राशिफल 2026 के विषय में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके सम्मुख वीडियोस इस विषय पर आने वाले हैं। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है दीपक कुमार जी। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव प्रणाम, सिंह लग्न के 4th भाव में सूर्य प्लेस्ड हो लेकिन शनि और चंद्र से युति हो और उसकी महादशा चल पड़े तो क्या इस युति के कारण वो महादशा अपना पूरा अच्छा फल नहीं दे पाएगी? यदि हाँ तो इसकी कोई रेमेडी है? सिंह लग्न का चार्ट है तो चतुर्थ भाव में 5, 6, 7, 8 वृश्चिक राशि आएगी और वृश्चिक राशि में सूर्य प्लेस्ड है और वहां पर शनि और चंद्रमा की भी युति है, जहां पर चंद्रमा नीच राशि में है, विषोग बन रहा है और सूर्य शनि की भी युति हो रही है। ठीक है। और तो आपने पूछा है कि इस युति के कारण महादशा अपना पूरा अच्छा फल नहीं दे पाएगी और यदि हाँ तो इसकी कोई रेमेडी है? देखिए क्या है ना, सबसे पहली चीज तो दीपक कुमार आपने नाम दिया है कि पुरुष की जन्म कुंडली है। अब पुरुष की जन्म कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में है, इट मींस कि जन्म रात का हुआ है। अब ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पुरुष के केस में रात का जन्म बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता, पुरुष के केस में दिन का जन्म अच्छा माना जाता है और स्त्री के केस में रात्रि का जन्म अच्छा माना जाता है। अब चतुर्थ भावस्थ सूर्य बैठे हैं जाकर के, तो ये वैसे भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होगी सूर्य के लिए। अब चूंकि वो आपके लग्नेश बनते हैं तो विचारणीय तो होगा ही होगा। अब सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर के मंगल के घर में बैठे हैं तो हैं तो मित्र के घर में। अब मंगल की पोजीशन को देखना होगा कि मंगल की पोजीशन कैसी है। दूसरी चीज, चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल पक्ष बल से कमजोर हो गए हैं आपकी कुंडली में, क्योंकि वो अमावस्या के हैं। तो चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के चलते चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा सूर्य बैठे हैं, इसके चलते मानसिक अशांति, मानसिक तनाव और कहीं ना कहीं लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन का महसूस होना, लाइफ में संतोष की कमी और एक अजीब सी बेचैनी मन में शुरू कर देते हैं, एंजाइटी की स्थिति ये निर्मित कर देते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, ये लाइफ टाइम रहेंगी। अब आपका प्रश्न दशा को लेकर के है, तो सूर्य और शनि की जब युति होती है तो सूर्य और शनि की युति में शनि का बल बढ़ता है और सूर्य का बल घट जाता है। सूर्य शनि की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इस केस में अब यह है कि सूर्य का बल घट रहा है और सूर्य शनि के साथ युद्ध हो जाने के चलते कुछ हद तक पीड़ित हो रहे हैं। इसके चलते जो महादशा सूर्य की है उनके शुभ प्रभावों में तो कहीं ना कहीं अवश्य ही कमी देखने में मिलेगी। बेहतर करने के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, रिकॉग्निशन ना मिलना, मान सम्मान की कमी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, पिता के साथ में संबंधों की खराबी, चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी, ये सभी परेशानियां होंगी। और सूर्य की दशा में यह जरूर है कि भूमि भवन या वाहन से संबंधित कुछ काम था तो वो बन जाए। अब अगर आपने उपाय पूछा है तो आपको सूर्य के अधिकाधिक उपाय करने चाहिए। अब जेमस्टोन आप पहन सकते हैं नहीं, ये इसके लिए आपकी जन्म कुंडली को देखना होगा, बट फिर भी आप सूर्य के कुछ उपायों को करिए, जैसे नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए, सूर्योदय के बाद तक ना सोएं। तीसरी चीज, रविवार के दिन का उपवास हो सके तो रविवार के दिन का उपवास करें, अन्यथा सिर्फ नमक का त्याग करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नित्य ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। रविवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर लाल चंदन को घिस करके उस लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इन कुछ उपायों को करने से सूर्य को थोड़ा बल मिलेगा, सूर्य के शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी और इस महादशा का आपको श्रेष्ठ फल देखने में मिलने लगेगा। परंतु फिर भी जो कुछ परेशानियां मैंने बताई हैं वो रहेंगी ही, इन परेशानियों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। लेकिन आप कहें कि इन उपायों को यदि आप करते हैं तो पूरी जड़ से परेशानी खत्म होगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन हाँ उपायों को करने से इन परेशानियों को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है देवी प्रसाद जी का। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, मकर राशि और लग्न वाले अपने मध्यमा उंगली हर समय लोहा धारण कर सकते हैं?
जब गुरु महादशा चल रही हो या अन्य ग्रहों की दशाओं में भी? जी बिल्कुल किया जा सकता है। वैसे देखिए, किसी भी चीज को यदि आप करते हो तो उसके पीछे एक कारण होता है। अब फिजूल में तो आप जेमस्टोन को नहीं पहनेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है या शनि की 7.5 ढैया बनौती आपको चल रही है, तो आप लोहे का छल्ला बिल्कुल धारण कर सकते हैं और किसी भी दशा में धारण कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मकर लग्न और मकर राशि के हो। तो यदि आपको अपने शनि को जागृत करना है, शनि को बल देना है, तो आप लोहे का छल्ला धारण कर लीजिए। मैटर नहीं करता किसी भी ग्रह की दशा हो। गुरु की दशा भी चल रही है और आप मकर लग्न मकर राशि के हैं, शनि का छल्ला पहन सकते हैं, लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन रीजन होता है ना किसी भी चीज को करने का। जैसे अब लाजवर्त धारण कराया जाता तो रीजन है कि राहु की महादशा है, गुरु को बल देना है तो पुखराज धारण कराया जाता। तो किसी ना किसी चीज को जब आप करते हो तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ सोच के आप करते हो। पूजा पाठ तो निष्काम हो सकती है, लेकिन रत्न पहनना, लोहे का छल्ला पहनना, ये काम ही होता है कहीं ना कहीं। तो कुछ कारण होगा, तो यदि वो कारण वैसा हो तो आप धारण करें, नहीं तो फिर जरूरत क्या है। और पहनने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी तय है, क्योंकि आप मकर लग्न मकर राशि के हैं और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनता है, तो कोई नुकसान तो नहीं है इससे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है ऋतिक कुमार राय जी, इन्होंने लिखा है स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र दूसरे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठ जाएं और ऐसे शुक्र राहु सूर्य और बुध की युति भी है और इस पर शनि की दृष्टि है, तो क्या ये विवाह विच्छेद का संकेत है अथवा पति की आयु छिन्न होने की सूचना है? कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल 5वें और गुरु लग्न में है। देखिए, इन्होंने बताया है कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। पहली चीज, दूसरे भाव का स्वामी बिल्कुल शुक्र है, वो जाकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और ऐसे शुक्र राहु सूर्य और बुध की युति से भी युत है, ठीक है। और इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो क्या ये विवाह विच्छेद का संकेत है? देखिए, कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीयेश तो होते हैं परंतु भाग्येश भी होते हैं। तो भाग्येश होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, तो भाग्येश और लग्नेश के मित्र हो जाने के चलते द्वितीय भाव का मारकत्व उनको प्राप्त नहीं होगा। जो आप सोच रहे हो ना कि दूसरा भाव एक मारक भाव है, तो द्वितीय पति होकर के 7वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा कोई दूसरे घर का मारकत्व उनको प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो भाग्येश भी है और लग्नेश के मित्र भी बन रहे हैं। तो वो मार्केश वाली बात यहाँ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, 7वें भाव में शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहां पर राहु भी है, सूर्य भी है और बुध भी है, तो 4 ग्रहों की युति जन्म कुंडली के 7वें भाव में। 7वें भाव में ग्रहों का ना होना ही ज्यादा अच्छा होता है। बस इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि यदि पड़ती है तो सुखद दाम्पत्य होता है। इस भाव में कोई भी ग्रह हो, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ही, भले शुभ ग्रह क्यों ना बैठे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो दे ही देते हैं। अब राहु और सूर्य की युति 7वें भाव में आपके बनी हुई है यदि, तो स्त्री की कुंडली आपने कहा है, तो जिस भी कुंडली को आप देख रहे हो वहां यदि सूर्य राहु की युति 7वें में है, तो सूर्य ग्रहण लग गया है 7वें भाव में। 7वें भाव में सूर्य राहु की युति है, तो दाम्पत्य तो वैसे भी असुखद ही रहेगा ना। 12वें का मालिक आके 7वें में राहु से युत हो रहा है, लग्न में केतु बैठे हैं, कहीं ना कहीं मन में डिटैचमेंट की भावना तो वैसे ही जातक के अंदर है। ऊपर से सूर्य राहु 7वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो इस पोजीशन को अच्छा नहीं मानेंगे हम। अब शुक्र भाग्यपति 7वें में बैठे हैं, तो विवाह उपरांत भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं, परंतु राहु के साथ में है। अब शुक्र दाम्पत्य के कारक है, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ शुक्र से देखी जाती है। वो 7वें भाव में राहु के साथ बैठे हैं और संभावना है कि अस्त भी हो, तो शुक्र भी ठीक नहीं है। तो 7वें भाव और 7वें भाव का कारक, ये दोनों तो पीड़ित हैं। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि वो उस भाव के मालिक और पति के कारक होते हैं, तो उनकी वजह से कुछ हद तक दाम्पत्य को सुखद हम देख सकते हैं, लेकिन पूर्णतः सुखद तो नहीं होगा, क्योंकि वहां तो सूर्य ग्रहण योग ऑलरेडी लगा है ना, और बुध भी 7वें भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं। ये सुखद दाम्पत्य तो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। अब रही बात विवाह विच्छेद का संकेत है या नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो सप्तमस्थ राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह विच्छेद का संकेत तो प्रबल हो गया। परंतु अब पति की कुंडली को भी देखना होगा कि उसकी कुंडली में क्या स्थिति है और इन दोनों का मिलान कैसा है। यदि पति की कुंडली में दाम्पत्य अच्छा है और दोनों का मिलान यदि अच्छा है, तो विवाह विच्छेद वाली स्थिति तो नहीं आएगी, परंतु कहीं ना कहीं दाम्पत्य का पूर्ण सुख तो प्राप्त नहीं हो सकेगा। और रही बात पति की आयु छिन्न होने की सूचना, तो देखिए ये एग्जैक्टली बिना पति की जन्म कुंडली को देखे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति के आने से आपकी आयु पर कोई खतरा नहीं आता जब तक आपकी कुंडली में खुद स्वयं खतरा ना हो। यदि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में अष्टम भाव कमजोर है या कमजोर आयु के या आयु क्षीण होने के योग लगे हैं, तभी आयु जो है वो क्षीण होगी। किसी के आ जाने पर मात्र से आपकी आयु पे कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई यदि आ गया और जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग होगा कि उसके आने के बाद वो योग एक्टिव हो रहा है, तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति की कुंडली में खुद ही आयु कमजोर होगी, क्योंकि जो श्वास है वो गिनती की होती है। तो आयु जो है वो उस व्यक्ति की कुंडली में ही देखना होगा, पत्नी की कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पति की कुंडली से उसकी आयु का विचार होगा, पत्नी की कुंडली से नहीं होगा। और कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल 5वें भाव में और गुरु लग्न में है, तो गुरु की दृष्टि लग्न पर है, बट गुरु पर राहु की दृष्टि पड़ रही है।
सुखद दाम्पत्य तो नहीं समझ में आता, और मंगल पंचम भाव में तो संतान के लिए भी ठीक नहीं है ना। अष्टमपति का पंचम में जाना संतान के दृष्टिकोण से तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, हेल्थ इश्यूज भी ये देगा, तो ये दाम्पत्य तो असुखद ही दिख रहा है यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, ये है अजय सिंह जी, इन्होंने लिखा है, क्या ज्योतिष आत्म विकास का साधन है या केवल भविष्यवाणी का? जी दोनों का ही साधन है। भविष्यवाणी तो की जाती है, हर कोई जानता है कि जन्म कुंडली को दिखवा करके फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को लिया जाता है, जिसको भविष्यवाणी कहते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, ये भविष्यवाणी है। रही बात आत्म विकास की, जब आपको आपकी जन्म कुंडली को देख करके चीजें समझ में आ रही हैं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी उन स्ट्रेंथ को पॉलिश करेंगे और उन वीकनेसेस को ठीक करने का या उन वीकनेसेस को दबाने का प्रयत्न करेंगे, या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को इतना बढ़ाएंगे कि उन स्ट्रेंथ के आगे आपकी वो वीकनेसेस ना दिख सके। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपकी कुंडली में धन भाव का मालिक जाकर के 12वें भाव में बैठा है, तो अब ये आपकी जन्म कुंडली बता रही है कि आपके पास धन संचित नहीं होना है, तो अब आप धन संचित करने में अपना पूरा समय लगाते रहें, उससे अच्छा है कि आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा लें। तो ये आपको पता चल जाएगा पहले से, तो आप कहीं ना कहीं अपने आत्म विकास के लिए तो लगी रहे ना। जैसे आपको पता है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, बली है वो परंतु पीड़ित अवस्था में है, तो आपको मालूम है कि वो ग्रह आपका पीड़ित अवस्था में है, तो आप उस ग्रह से संबंधित जो रिश्ते नाते हैं उनका सम्मान करेंगे, उन ग्रहों के उपाय करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो पॉजिटिव चेंज देखने में आएगा। और ज्योतिषी क्या आपको उपाय देता है? पूजा पाठ इन सबसे ही तो जोड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका आत्म विकास तो हो ही रहा है। आत्म मीन्स आत्मा और विकास यानी कि डेवलपमेंट, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो आपका करा ही रहा है ना एक एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर भी किस माध्यम से करा रहा है? ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष आत्म विकास का साधन तो है ही है, भविष्यवाणी के बेस पर आपके आत्म विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 149 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।